हेलो दोस्तों, स्वागत है जयपुर एकेडमी में। मैं रवि। दोस्तों, मैंने आपसे पिछले वीडियो में विषय सूची के बारे में बात की थी, जिसमें पहले टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला टॉपिक था भारत में यूरोपियों का आगमन। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इसी क्रम पर हम देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं भारत में यूरोपियों के कारण को ये कुछ परिस्थितियां बनी थी। विश्व इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके कारण से यूरोपियों का भारत में आगमन होता है। जैसे महत्वपूर्ण घटना में थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। इस पर मुस्लिम नियंत्रण स्थापित हो गया था। अतः यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार बाधित हो गया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो है उसकी अवस्थिति आप देखेंगे तो भूमध्य सागर के पास में है और उस पर तुर्की मुस्लिम समुदाय का नियंत्रण हो गया था। अतः यूरोप के लिए नए मार्गों की तलाश करना शुरू हो गई थी, व्यापार करने के लिए, आवागमन के लिए। ठीक है। इसी क्रम में अनेक भौगोलिक खोज हुई। जैसे हम देखते हैं, कोलंबस ने अमेरिका खोज की तथा वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्गों की खोज की। इसी क्रम में हम देखेंगे, सबसे पहले भारत पे पुर्तगालियों का आगमन हुआ। दोस्तों, ये आपके लिए विस्तृत नोट्स हैं, जिन अभ्यर्थियों को पढ़ना होगा वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आइए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम सारी चीज़ों को जानते हैं। भारत में यूरोपियों के आगमन में पहले थे पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी आई, जैसा कि हमने बताया कि 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के पश्चिमी तट कालीकट में आया और वहाँ पर जमोरीन ने उसका स्वागत किया। पुर्तगाली कंपनी मुख्यतः मसाला व्यापार पर केंद्रित थी। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन के पास 1503 में बनाई गई। इसके बाद 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई। कालीकट में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन बाद में उसको जमोरीन ने मान्यता नहीं दी थी, तो इसलिए पहली व्यापारिक कोठी जो हम 1503 की ही मानते हैं, कोचीन में जो बनाई थी। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 तक थी, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी मुख्यतः जैसे हिंद महासागर के क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार लाने के लिए जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, या अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने लाई थी। एक मुख्य इसमें गवर्नर थे अल्बुकर्क, जिनको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि अल्मीडा थे वास्तविक संस्थापक या अल्बुकर्क थे, तो इसमें अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिसमें पुर्तगालियों ने उपहार स्वरूप बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज में दे दिया। ठीक है। पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति लागू की थी। कार्टेज पद्धति होती है जो एक व्यापार पर एकाधिकार का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। ठीक है। हिंद महासागर पर व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाने के लिए कार्टेज पद्धति उन्होंने लाई थी। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाने के लिए। फिर अगले हम देखते हैं, पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत हुआ था। ठीक है। और स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास हुआ था पुर्तगालियों के आगमन से। तो हमने इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब देखते हैं कि डच कंपनी, पुर्तगालियों के पास दूसरी जो कंपनी थी वो डच कंपनी थी, जिसे वर्तमान में नीदरलैंड का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। 1602 में डच कंपनी वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी थी,
इसकी स्थापना हुई थी। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ठीक है। डच सरकार का कंपनी पर नियंत्रण था। बाटविया इंडोनेशिया में इन्होंने मुख्यालय बनाया था। मुख्यतः इनका फोकस मसाला व्यापार पर नहीं था। इनका जो फोकस था मेन, वो वस्त्र व्यापार पर था। ठीक है। डचों द्वारा भारत में नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। मसालों के स्तर पर इन्होंने वस्त्रों को निर्यात पर बल दिया था। ठीक है। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था, जिसके बाद डच कंपनी का लगभग अंत हो जाता है। हाँ, डचों के बाद सबसे महत्वपूर्ण कंपनी जिसने भारत पर लगभग आगे 200 साल तक लगभग शासन किया, जिसने भारत को उपनिवेश बनाए रखा 200 साल तक, महत्वपूर्ण कंपनी का आगमन हुआ ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी जो थी, इसमें 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। आरंभ में जो महारानी एलिजाबेथ ने इसको 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी, किंतु आगे चलकर 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जो जहांगीर से बाद में अनुमति प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है। फिर इन्होंने 1613 ईस्वी में टॉमस रो के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने व्यापारिक केंद्र खोलने की स्वीकृति प्राप्त की, जिसे बाद में जहांगीर ने स्वीकृति दी और 1613 में सूरत में अंग्रेजों की पहली स्थायी फैक्ट्री की स्थापना हुई। ठीक है। स्थायी फैक्ट्री की पहली बार स्थापना कब हुई? 1613 में सूरत में। 1611 में दक्षिण भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की, जो अस्थायी थी, जिसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। ठीक है। तत्पश्चात इसी क्रम में 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी इनकी फिर स्थापित की गई थी। पूर्वी भारत में 1633 में उड़ीसा के बालासोर में प्रथम कारखाना, पूर्व का जो प्रथम पूर्वी भारत में, वो बालासोर में खुला था। ठीक है। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान ने अंग्रेजों को सुल्तानती गोविंदपुर, कालीकाता की जमींदारी प्रदान की। इन्हीं स्थानों को मिलाकर जॉब चारनाथ देते ने फोर्ट विलियम कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना या फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? जॉब चारनाथ ने। ठीक है। चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट बनाए गए थे फोर्ट विलियम कॉलेज के। ठीक है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति दी, जिसके बाद से लगातार अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई और व्यापारिक दृष्टिकोण से और मजबूत होते चले गए। आर्थिक इनकी सुदृढ़ता बनती चली गई। फिर अंग्रेजों के बाद इसमें इम्पोर्टेंट, हम आइए कुछ हाईलाइट मुद्दों को देख लेते हैं फिर से एक बारी। इसमें 1613 में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी खोली थी, जो स्थायी थी। ठीक है। और 1717 का जो फर्रुखसियर का शाही फरमान था, इसने बंगाल में इनको निःशुल्क व्यापार की अनुमति दी थी। इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद जो कंपनी आती है अंग्रेजों के बाद, उसका नाम है डेनिश कंपनी, डेनमार्क की। ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं। 1616 में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई और उसी समय ये भारत में आए थे। 1619 में ट्रंकोबार, जो कि तमिलनाडु में है, अपना पहला व्यापारिक केंद्र बनाया डेनिश कंपनी ने। फिर ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लगभग अंग्रेज़ों का व्यापारिक अधिकार बढ़ता गया। ठीक है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया इतनी कठिन जटिल होती गई, तो 1845 तक सारी फैक्ट्रियां अंग्रेज़ों को बेच कर ये फिर चले गए थे डेनिश।
फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो कंपनी आती है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में, उस समय शासक थे फ्रांस के लुई 14वें व वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से हुई। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इसी क्रम में 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे वो डुप्ले थे भारत में। डुप्ले ने राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ कमाने की जो अवधारणा का सूत्रपात किया था, ये काफ़ी प्रचलित हुआ था, जिसे बाद में क्लाइव ने भी अपनाया था। आर्थिक लाभ कमाना है तो राजनीतिक हस्तक्षेप करो। इसी क्रम में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध हुए थे, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। 1760 की जो वांडीवास की लड़ाई थी, इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया, जहाँ से फ्रांसीसी शक्ति का अंत होता है और अंग्रेजों की व्यापारिक एकाधिकार जो है वो बन जाता है भारत में। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि भारत में यूरोपियों का आगमन की भूमिका क्या थी, किस प्रकार से वो, क्या कारण थे वो कि भारत में अपना व्यापार करने के लिए अग्रसित हुए, तथा उन 5 कंपनियों के बारे में देखा, जैसे पुर्तगालियों के बारे में देखा, डचों के बारे में देखा, ब्रिटिश के बारे में देखा और डेनिशों के बारे में देखा, फ्रांसीसियों के बारे में देखा। अब अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित प्रश्न को करेंगे और अगले चैप्टर की भी बात अगले वीडियो में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।